हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आज मकर संक्रांति है तो हम सभी के घरों पे आज बनी है खिचड़ी। अब जब खिचड़ी बनी है तो आज हम क्यों ना इसी खिचड़ी पर ही चर्चा कर लें। खिचड़ी पर चर्चा करने का मतलब खिचड़ी किससे बनती है? दाल और चावल से बनती है। तो आज का जो आपका टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे दाल, चावल, गेहूं, इन सब के बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि हम न्यूट्रिशन साइंस को कवर अप कर रहे हैं, बट कैसे? प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, क्वेश्चनों के माध्यम से। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको ऊपर ही मिल जाएगी, न्यूट्रिशन साइंस प्रैक्टिस सेट 2025 के नाम से। तो आप वहां से सारे क्वेश्चन या जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 7। चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका गेहूं। गेहूं के भ्रूण पोष में अधिकांश मात्रा में क्या पाया जाता है? आपको बताना है कि गेहूं का जो भ्रूण पोष है उसमें अधिकांश मात्रा में क्या होता है। प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, खनिज लवण होता है या फिर विटामिन होता है। तो हमें पता है कि जो हमारे अनाज हैं, दाल हुआ, दाल नहीं, चावल हुआ, गेहूँ हुआ, ये दोनों चीज़ें, बाजरा हुआ, इसकी भी बात कर लें, तो ये सारे जो हैं कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं। ये जो भ्रूणपोष है, ये गेहूँ की परतें होती हैं। तो जो भ्रूणपोष होता है, इसमें जो अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, वो स्टार्च होता है, ठीक? जबकि अगर हम जब दाल की बात करेंगे, तो दाल में ज़्यादा सबसे जो दाल है आपका वो प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, मतलब कि दाल में आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, ठीक? दाल, चावल, खिचड़ी है, खिचड़ी बनी है। तो ज़रा आप लोग हमें ये बताइए कि दाल चावल में यानी कि खिचड़ी में दाल चावल का क्या रेशियो होता है? ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। जब आप धान की कुटाई करवाते हैं तो इससे कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट होता है? क्या वो प्रोटीन और वसा नष्ट हो जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस नष्ट हो जाता है? थायमीन, निकोटिनिक एसिड जो है आपका नष्ट हो जाता है? या फिर विटामिन ए और राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है? तो हमें पता है कि जब हम धान को कुटवाते हैं, धान को कुटवाने से हमारे जो विटामिन बी का फैमिली है वही नष्ट होता है। और इसमें क्या-क्या आपका थायमिन और निकोटिनिक एसिड जो है, ये दोनों ही जब हम धान कुटवाते हैं तो नष्ट हो जाता है। अब आप हमें बताएँगे कि विटामिन बी का कौन-सा रूप है, यानी कि कौन-सा विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन थी3, यानी कि थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? साथ ही साथ जो निकोटिनिक एसिड है, ये किस विटामिन का नाम है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले यानी कि कल नहीं परसों का जो आपका टॉपिक हुआ था, कल में भी आपने कल भी देखा था, परसों भी देखा था। तो इन दोनों में हमने ज़्यादातर विटामिन के बारे में ही चर्चा किया था। तो आप हमें बताएँगे थायमीन और निकोटिनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है गेहूँ में कौन से एमिनो एसिड का अभाव होता है? गेहूँ में कौन-सा एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है? आइसोल्यूसिन नहीं होता है, ल्यूसिन नहीं होता है, ग्लूटिन नहीं होता है या फिर लाइसिन नहीं होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा गेहूँ है, गेहूँ में आपको लाइसिन नामक एमिनो एसिड नहीं देखने को मिलता है।
ठीक। बाकी आइसोल्यूसिन की बात करें या फिर ल्यूसिन की बात करें या हम ग्लूटिन की बात करें, ये तीनों के तीनों अमीनो एसिड गेहूं में पाए जाते हैं, जबकि लाइसिन का अभाव होता है। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है गेहूं में कितनी प्रोटीन होती है। अच्छा, जो आज के आपके क्वेश्चन हैं, अगर आपने अनाज का जो हमने तृण धान्य का टॉपिक किया था, जिसमें हमने चावल, गेहूं, मक्के इनके बारे में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आज के क्वेश्चन आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। और आप हमें ईमानदारी से बताना, आप पेन और नोटबुक तो लेकर बैठे ही हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद जैसे पहले का आपका चौथा हुआ, जो भी था, दूसरा, तीसरा जो भी है, जैसे चौथे का जो आपका आंसर है, मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर लिख लेंगे और लास्ट में हमें काउंट करके ईमानदारी के साथ बताइएगा, बेईमानी नहीं करिएगा, ठीक? ईमानदारी के साथ आप बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक? चलिए, हम बात कर रहे थे गेहूं में प्रोटीन की, तो क्या ये 3 से 5% है, 9 से 12% है, 13 से 15% है या फिर 20 से 25% है। तो जो गेहूं में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, वो 9 से लेकर 12% तक पाई जाती है। ठीक। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजरे में कितनी मात्रा में वसा होता है। यानी कि बाजरे में आपको वसा का मात्रा बताना है। 2 से 3%, 3 से 5%, 5 से 6% या फिर 6 से 9%। तो आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट आप कहीं न कहीं ज़रूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जब हमने थियरी की क्लासेस डिस्कस किया था, तो वहाँ पर बाजरे के बारे में बात नहीं की थी। चावल, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, दालें, शायद यही इतने टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। तो आप कहीं न कहीं इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ये इतने डाटा होते हैं, मतलब गेहूँ में कितना प्रतिशत, मक्के में कितना प्रतिशत, बाजरे में कितना प्रतिशत, साथ ही साथ रागी में कितना प्रतिशत, धान में यानी कि चावल में कितना प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन में कोई-कोई विटामिन, साथ ही साथ आपके कुछ खनिज तत्व महत्वपूर्ण होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। तो जब आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी हम बात कर रहे थे बाजरे की, तो बाजरे में जो वसा की मात्रा पाई जाती है, वो 5 टू 6% होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है। मोटे अनाज की बात करें, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, मक्का हो, बाजरा हो, इन सभी में आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, जबकि हम बात करें विटामिन और ये जो आपके प्रोटीन है, इनकी कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दालों में, ये दलों नहीं है, दालों हैं। दालों में कौन-सा एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है? लाइसिन नहीं पाया जाता है, ल्यूसिन नहीं पाया जाता है, यानी कि आइसोल्यूसिन नहीं पाया जाता है, ल्यूसिन नहीं पाया जाता है या फिर मिथ्योनिन नहीं पाया जाता है। तो हम बहुत बार रटते हैं कि मिथ्योनिन जो है, ये दाल में इनका अभाव होता है। वैसे हम 3 आवश्यक एमिनो अम्ल पढ़ते हैं जो कि आपके दालों में नहीं पाया जाता है। एक तो आपका हो गया मिथ्योनिन, एक होता है आपका ट्रिप्टोफैन, एक और कौन-सा होता है आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक? बाकी लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये तीनों दालों में पाए जाने वाले एमिनो एसिड होते हैं, जबकि मिथ्योनिन नहीं पाया जाता है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दालों में, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर दल नहीं है, दालों है, ठीक? दालों में कौन-सा विटामिन नहीं होता है? थायमिन नहीं होता है, विटामिन बी 2 नहीं होता है, नियासिन नहीं होता है या फिर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि दालों में ये आपका थायमिन पाया जाता है, विटामिन बी 2 पाया जाता है, विटामिन बी 3 भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन बी
विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक, दालों में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी आपका दालों में नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है अनाज के दाने के मुख्य परतों में शामिल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो अनाज के दाने होते हैं, अनाज के दाने की 3 परतें होती हैं। उनमें आपका एक है ब्रान, एक है आपका एंडोस्पर्म, एक है आपका एम्ब्रियो और एक है आपका मीसोस्पर्म। तो अगर आपको याद हो, आपने क्लास ली होगी तृणधान्य की, जिसमें हमने चावल और गेहूँ के बारे में चर्चा किया था। तो जो अनाज है उसमें आपका ये यहाँ पर अगर हम खास करके बात करें, तो जो आपका अनाज है उसमें ब्रान पाया जाता है, यानी कि जो भूसी की परत होती है जहाँ से आपको भूसी मिलती है, उसे हम ब्रान कहते हैं। और एक है आपका एंडोस्पर्म, जो कि बीज का आपका पार्ट होता है अनाजों का। एंडोस्पर्म मतलब इसको हिंदी में हम भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं, जिसमें अभी अभी आपने देखा था कि आपका जो स्टार्च है, स्टार्च की मात्रा इसी एंडोस्पर्म में ज़्यादा पाई जाती है। बाकी एम्ब्रियो की बात करें तो भ्रूण है, ठीक? तो ये 3 परतें आपके अनाजों में पाई जाती हैं, जबकि मीसोस्पर्म का हम यहाँ पर ज़िक्र नहीं करते हैं, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनाज की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। अच्छा, अभी-अभी आपने जो इंग्लिश में देखा, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष को ही आप एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। भ्रूण जो है आपका एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, या एम्ब्रियो होता है, और जो ब्रान है उसी को हम भूसी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा है? ऊपरी परत। भूसी आपको कहाँ से मिलती है? भूसी आपको ऊपरी ही तो परत होती है। तो अनाज का जो ऊपरी परत है उसे हम भूसी यानी कि ब्रान के नाम से जानते हैं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भ्रूणपोष और जनन कोशिका के बीच एक पर्दा लगा होता है, जिसे कहते हैं, जो भ्रूणपोष है यानी कि जो एंडोस्पर्म है, उसके और जनन कोशिका के बीच में एक पर्दा लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम भ्रूण कहते हैं? क्या उसे हम भूसी कहते हैं? क्या हम उसे भ्रूणपोष कहते हैं? या हम उसे स्कूटैलम कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों का ज़िक्र तो अभी-अभी आपने किया था। और भ्रूणपोष और जनन के बीच में जो एक पर्दा लगा होता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्कूटैलम के नाम से जानते हैं। ठीक? नाम क्या ध्यान रखेंगे? स्कूटैलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अनाज में कितना प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर कोई एक जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। आपसे बस इतना पूछ रहा है कि अनाज में कितना प्रोटीन पाया जाता है। 2 से 6%, 4 से 8%, 6 से 12% या फिर 10 से 18%। तो अभी-अभी आपने देखा था गेहूँ में। गेहूँ में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा था? तो 9 से 12% मिल रहा था। लेकिन हम अगर अनाज की बात कर रहे हैं, तो गेहूँ, चावल अकेले की किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अनाज में आपके 6 से लेकर 12% तक प्रोटीन देखने को मिलता है। कहाँ पर? अनाज में। किसी भी अनाज की हम बात करें, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि सख्त गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ग्लूटीन गेहूं में पाया जाता है, और यहाँ पर सख्त गेहूं की बात की जा रही है। क्या 10% से अधिक होता है? 10% से कम होता है? 5% से कम होता है? या फिर 50% से अधिक होता है? तो ध्यान रखेंगे, अगर हम सख्त गेहूँ की बात करेंगे, तो सख्त गेहूँ में ग्लूटीन की मात्रा 10% से अधिक पाई जाती है। जबकि यहीं पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे, अगर हम सख्त गेहूँ की बात हो रही है ना, अगर हम नरम जो एक
मुलायम गेहूँ की बात करें, उसमें आपका कितना पाया जाता है, या ताज़े गेहूँ की बात करें, ताज़ा गेहूँ मतलब वही मुलायम, तो उसमें आपका 10% से कम ग्लूटेन पाया जाता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, गेहूँ और गेहूँ से बने खाद्य पदार्थ में स्टार्च कितना प्रतिशत पाया जाता है? गेहूँ से आपने कौन-कौन सा खाद्य पदार्थ पढ़ा है? गेहूँ से आपने आटा पढ़ा है, मैदा पढ़ा है, सूजी पढ़ा है, दलिया पढ़ा है। अब इन चारों में भी जो सबसे जिसमें आपके पौष्टिक तत्व सबसे कम नष्ट होते हैं, या पोषण की दृष्टि से सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ कौन-सा होता है? तो वो होता है आपका दलिया। जबकि जिसमें आपके सभी मतलब ज़्यादा पोषक तत्व नष्ट होते हैं, वो होता है आपका मैदा। तो मैदे में ज़्यादा पोषक तत्व नष्ट होते हैं। जबकि हम बात करें दलिया की, तो दलिया में सबसे कम पोषक तत्व नष्ट होते हैं। ठीक? बाकी गेहूँ और गेहूँ से बने जो खाद्य पदार्थ हैं, उसमें स्टार्च की बात करें तो 10 से 15%, 50 से 60%, 70 से 75% या फिर 90 से 95% पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है, और ये मात्रा कितनी होती है, तो 70 से लेकर 75% तक गेहूं में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च है क्या? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है? मोनो है, डाई है, पॉली है? कौन-सा रूप है ये? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करेंगे चावल की। चावल चावल की संरचना के भाग हैं। जैसे आपने पढ़ा कि जो अनाज होता है, अनाज के 3 परत होते हैं। अब चाहे हम गेहूँ की पूछेंगे या फिर हम चावल की पूछेंगे, तो तीनों परत होती हैं। तीनों में तीनों पर 3-3 परतें होती हैं। जो चावल है, चावल की संरचना का कौन-सा भाग है? पेरिकार्प है, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, या फिर उपरोक्त सभी? तो अभी-अभी हमने आपसे कहा 3 परतें हैं। कौन-सी हैं? वो यही 3 परतें हैं आपकी। ध्यान रखेंगे आपने चावल के बारे में, सॉरी चावल तो यहाँ देख रहे हैं आप। इससे पहले आपने क्या देखा था? अनाज की 3 परतें देखा था, उसको भी ध्यान रखिएगा। ऊपरी परत को ध्यान रखिएगा, सबसे आंतरिक परत कौन-सा है उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक? अगर आपको यहाँ से कुछ भी डाउट लग रहा है, तो आप न्यूट्रिशन साइंस का फ़ोल्डर खोलिएगा। वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा चावल का, एक टॉपिक मिलेगा दाल का, एक टॉपिक मिलेगा गेहूँ का, एक टॉपिक मिलेगा आपको सोयाबीन का। तो ऐसे-ऐसे करके आपके हर एक टॉपिक को वहाँ पर कवर अप किया गया है, पूरी थियरी कवर अप की गई है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है। चावल में स्टार्च की मात्रा लगभग होती है कितना? 50%, 60%, 70% या फिर 80%? तो हमें पता है ना कि जो हमारे चावल हैं, जो गेहूँ हैं, इन सभी में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। लगभग 80% चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक? और चावल में क्या होता है? चावल में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट का आपने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। तो क्या ये 2 से 4% है, 6 से 7% है, 10 से 12% है, या फिर 15 से 30% पाया जाता है? तो चावल में बहुत कम मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 6 से 7% ही होता है। प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 6 से 7%, और कार्बोहाइड्रेट 80% पाया जाता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है, चावल और दाल को एक साथ मिलाकर पकाने से प्रोटीन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, घट जाती है, सामान्य रहती है, या फिर उपरोक्त सभी?
तो अभी स्टार्टिंग में ही हमने ज़िक्र किया था ना कि जब हम खिचड़ी बनाते हैं, आज क्या है? खिचड़ी का दिन है। आप सभी के घर पर खिचड़ी बनी ही होगी, ठीक? तो जो खिचड़ी बनती है, तो जब हम दाल और चावल को मिलाकर बनाते हैं तो वो बनता है खिचड़ी। और जब हम खिचड़ी बनाते हैं, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी आपने देखा था कि जो पोषक तत्व या जो अमीनो अम्ल हैं, दाल में नहीं पाए जाते हैं, चावल में पाए जाते हैं, चावल में जो नहीं पाया जाता, वो दाल में पाया जाता है। तो जब दाल और चावल को हम मिक्स करके बनाते हैं, तो जो इसकी प्रोटीन की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा आपकी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अगर अभी तक किसी के घर पे खिचड़ी नहीं बनी है तो शाम को ज़रूर बना के खाना। और आज क्या करेंगे? आज तो आप पतंग भी उड़ाएँगे, है ना? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनाज में लौह लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है? धान में, चावल में, दोनों में ही पाई जाती है या फिर किसी में भी नहीं पाई जाती? तो हमें पता है कि जो हमारा धान होता है, धान में आपकी लौह लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि चावल में बिल्कुल न्यून होती है। मतलब बहुत ज़्यादा तो लौह लवण नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी चावल से अधिक पाया जाता है। चावल में तो नगण्य होता है या बहुत ही मिनिमम होता है, ठीक? चावल में बहुत कम होता है। किस अनाज में? तो धान में लौह लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धान और चावल दोनों, दोनों यहाँ पर लिखा है हमने। अजीब सा बात है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये धान की बात हो रही है, ठीक? गेहूं की बात नहीं हो रही है। इसको एक बार क्वेश्चन फिर से हम देखेंगे, क्या बनाया था हमने क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है निम्न में से चावल का प्रकार है, इसमें से कौन सा चावल का प्रकार है? अरवा चावल, उसना चावल, मशीन से कुटा चावल या फिर उपरोक्त सभी? तो अगर आपने चावल चावल की क्लास ली होगी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये सभी चावल के ही प्रकार होते हैं। अरवा चावल, अरवा चावल हम सभी के घरों पर होता है। उसना चावल, उसना चावल का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता है, जैसे ये जो उसना चावल होता है, इसको पहले थोड़ा-सा उबाल देते हैं। मतलब आधा उबाल देते हैं, उसके बाद इसको कूटते हैं, तो ये थोड़ा-सा सख्त होता है, कड़ा-कड़ा सा होता है, ठीक? बाकी मशीन से कूटा चावल आप सभी जानते हैं, तो ये सारे के सारे चावल के ही प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा चावल भारतीय चावल के नाम से जाना जाता है? हम किस चावल को भारतीय चावल कहते हैं? क्या उसने चावल को कहते हैं? क्या कुट्टा चावल जो है उसको कहते हैं? या जो आपका जंगली चावल है उसको कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे, जो ये आपका जंगली चावल होता है, जंगली चावल को ही भारतीय चावल के नाम से जानते हैं, या भारतीय चावल को हम जंगली चावल के नाम से जानते हैं, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चावल पैरा बॉइल्ड चावल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका जंगली चावल, अरवा चावल, उसना चावल या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो अभी एक क्वेश्चन पहले ही हमने आपको इस पैरा बॉइल्ड चावल के बारे में बताया। क्या है? ये जो आपका पैरा बॉइल्ड चावल है, किस चावल को हम पैरा बॉइल्ड चावल कहते हैं? तो ये जो आपका यही उसना चावल है, इसी उसने चावल को हम पैरा बॉइल्ड चावल के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहले जो धान होता है, उस धान को पहले हम उबालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पहले थोड़ा उसको उबालते हैं, उसके बाद उसको कूटते हैं, फिर वो आपका पैरा बॉइल्ड चावल के नाम से जाना जाता है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको ये चावल दिया जाता है, ठीक? उनके लिए ये चावल उपयोगी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ज्वार में किस आवश्यक अमीनो अम्ल की
कमी पाई जाती है। ये ज्वार वो जो समुद्रों में लहरें उठती हैं उस वाले ज्वार-भाटा की बात नहीं हो रही है, ठीक? ये ज्वार जो मक्का, बाजरा हम बात करते हैं उस ज्वार बाजरे की बात हो रही है। तो ज्वार में किस आवश्यक एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? क्या लाइसिन की कमी पाई जाती है? क्या आइसोल्यूसिन की कमी पाई जाती है या फिर उपरोक्त दोनों की? तो ध्यान रखेंगे जो आपका ये ज्वार होता है, ज्वार में आपको इन दोनों एमिनो अम्ल की कमी देखने को मिलता है, चाहे हम लाइसिन की बात करें या फिर हम आइसोल्यूसिन की बात करें, इन दोनों की कमी आपको देखने को मिलती है ज्वार में, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, ज्वार में किस आवश्यक एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है? लाइसिन की, आइसोल्यूसिन की, ल्यूसिन की या फिर उपरोक्त सभी की? तो कमी, जब अभी-अभी आपने देखा कमी की बात की हमने, तो लाइसिन और आइसोल्यूसिन ये 2 नाम आपने सुने, इन दोनों की कमी पाई जाती है। तो अधिकता किसकी है? ल्यूसिन नामक जो आपका आवश्यक एमिनो अम्ल है, उसकी अधिकता पाई जाती है। अच्छा, आप हमें 3 तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 10 आवश्यक एमिनो अम्ल के बारे में आपने पढ़ा है। एक बार 3 आपको यहाँ पर मिला है, 7 आपके बचे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक? चलिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, तो भी अपना जो आप पेन और नोटबुक लिए हुए हैं, वो क्यों लिए हैं? क्यों मैं आपको रोज़-रोज़ बोलती हूँ पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, ताकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, फटाक से उसको लिख लें लगे हाथ, तो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी उससे। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाजरे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 16 से 18। तो जो आपका बाजरा है, बाजरे में आपको प्रोटीन की मात्रा जो देखने को मिलती है, वो 12 से 15% तक देखने को मिलती है। अनाजों से अधिक यानी कि गेहूँ और चावल से अधिक प्रोटीन आपको बाजरे में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, बाजरे की प्रोटीन में उपस्थित होता है, यानी कि ये जो आपके आवश्यक एमिनो अम्ल या जो भी आपके एमिनो अम्ल हैं, ये बाजरे में कौन-कौन उपस्थित होते हैं? क्या लाइसिन होता है? क्या मिथ्योनिन होता है? क्या ट्रिप्टोफैन होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो आप ध्यान रखेंगे, ये 3 के तीनों जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं, ये सभी आपके बाजरे में उपस्थित होते हैं। इसमें से आप ये बताएँगे, ख़ैर हमने दाल की बात पहले ही कर ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाजरे में बस की नहीं, यहाँ पर वसा होगी, ठीक? बाजरे में वसा की मात्रा पाई जाती है, कितनी होती है? जो आपका बाजरा है, बाजरे में वसा कितनी मात्रा में पाई जाती है? क्या 1 से 2% होता है? 5 से 6% होता है? 10 से 12% होता है या फिर 18 से 20% होता है? तो हमें पता है कि जो बाजरा है इसमें वसा की मात्रा होती है, लेकिन कितनी? तो 5 से 6% आपको वसा देखने को मिलता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, बाजरे में आपको कार्बोज का प्रतिशत बताना है, यानी कि बाजरे में कितना प्रतिशत कार्बोज पाया जाता है। फिर से आपको बता रही हूँ कि ये बाजरा और मक्का और साथ ही साथ आपका रागी, इन सब के बारे में हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। तो जो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बिंदु मिल रहे हैं, इनको कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक? बाकी बाजरे में क्या 47% कार्बोज होगा, 57% होगा, 67% होगा या फिर 87% होगा? तो बाजरे में कार्बोज आपका 67% पाया जाता है, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, सूखे मक्के में लगभग कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 2%, 5 से 5.4%, 11.1% या फिर 15.2%। तो जो सूखे मक्के में प्रोटीन पाया जाता है वो 11.1% पाया जाता है, जबकि अगर हम ताजे मक्के की बात करें तो उसमें 5.4 पाया जाता है, ठीक?
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पीले मक्के में कौन सा प्रोटीन अधिक होता है? पीला मक्का किस प्रोटीन का रिच सोर्स है? क्या फाइब्रिन प्रोटीन है? क्या केरोटीन प्रोटीन है? केसीन प्रोटीन है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता होगा कि केसीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। पीले मक्के में आपको केरोटीन नामक प्रोटीन देखने को मिलता है। अच्छा, ये फाइब्रिन प्रोटीन आपने कहाँ पर पढ़ा है? सेरेसिन गोद, फाइब्रिन प्रोटीन कहाँ पर पढ़ा है आपने? या ऊन पढ़ा है या फिर सिल्क में पढ़ा है? इन्हीं दोनों में से एक में पढ़ा है। अब आप हमें ये बताएंगे कि ये फाइब्रिन प्रोटीन आपने कहाँ पर पढ़ा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है, मक्के में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है, कौन सा है? क्या ग्लूटेलिन है? क्या प्रोलेमिन है? जीन है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो मक्के में, वैसे आप सभी को रटा रटाया होगा कि मक्के में पाया जाने वाला जीन प्रोटीन होता है। क्या होता है? जीन प्रोटीन। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो मक्के में पाया जाने वाला जीन प्रोटीन है वो एक अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है और इसीलिए हम बार बार जीन प्रोटीन पढ़ते हैं। जबकि ये तीनों आपके मक्के में ही पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। चाहे हम बात करें ग्लूटेलिन की, चाहे हम बात करें प्रोलेमिन की, चाहे हम बात करें जीन की, ये तीन के तीनों आपके मक्के में ही पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, मक्के के जीन प्रोटीन में कौन सा एमिनो अम्ल बिल्कुल नहीं पाया जाता है? क्या लाइसिन नहीं पाया जाता है? क्या ट्रिप्टोफैन नहीं पाया जाता है? या दोनों नहीं मिलते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, जो मक्के में पाए जाने वाले प्रोटीन है उसमें ना तो लाइसिन और ना ही ट्रिप्टोफैन, ये दोनों ही आवश्यक एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम मक्के के प्रोटीन, जो जीन प्रोटीन है, उसे एक अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मक्के में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? क्या वो थायमिन है? क्या वो पेंटोथेनिक है? क्या वो पायरिडॉक्सिन है या फिर वो नियासिन है? तो जो मक्के में विटामिन नहीं पाया जाता है, वो कौन सा विटामिन है? वो है आपका नियासिन। ये जो आपका नियासिन यानी कि विटामिन बी थ्री है, विटामिन बी थ्री मक्के में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बाकी ये जो आपके तीनों बच रहे हैं, ये आपके पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे थायमिन हो, चाहे पेंटोथेनिक एसिड हो, चाहे हम पायरिडॉक्सिन की बात करें, ये सारे के सारे विटामिन आपके मक्के में मौजूद होते हैं। जरा पायरिडॉक्सिन किसका विटामिन नाम है, किसका रासायनिक नाम है, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना, और पेंटोथेनिक का भी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ से आपको रागी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। रागी में प्रचुर मात्रा में आपका कैल्शियम देखने को मिलता है। रागी में कितना प्रतिशत प्रोटीन होगा? 2 से 4%, 6 से 9%, 10 से 15% या फिर 12 से 18%? तो आप ध्यान रखेंगे, जो रागी में प्रोटीन पाया जाता है वो आपका 6 से 9% पाया जाता है। जो आपके अनाज हो गए, मक्का हो गया, रागी हो गया, इन सब में लगभग 15 से कम ही 12 के लगभग जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। इससे ऊपर प्रोटीन नहीं मिलता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। रागी रागी में कितना प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? 50%, 60%, 72% या फिर 90%? तो ध्यान रखेंगे, जो रागी में आपका स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो है आपका 72%। ठीक, बाकी आपने 6 से 9% प्रोटीन देखा, 72% आपने स्टार्च देखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है, रागी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है क्या? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर उपरोक्त सभी?
कार्बोहाइड्रेट हो या आपका स्टार्च बोला जाए, ठीक। तो रागी में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो क्या है आपका? वो आपका होता है फैट। क्या होता है? फैट होता है, जबकि प्रोटीन और स्टार्च अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है रागी में फाइटेट की मात्रा अधिक होने से इसमें उपस्थित किस तत्व का शोषण शरीर में नहीं हो पाता? अब अगर आप इतना ध्यान रखें कि फाइटेट किसके शोषण में बाधक है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो क्या वसा के शोषण में बाधक है, प्रोटीन के शोषण में बाधक है, कैल्शियम के शोषण में बाधक है या फिर स्टार्च के शोषण में बाधक है? तो ध्यान रखेंगे कि रागी में आपका कैल्शियम तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन रागी में ही फाइटेट की मात्रा अधिक होने की वजह से कैल्शियम के शोषण में ये बाधा उत्पन्न करता है, ठीक। और ये जो आपका रागी है ये कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रागी में अच्छी मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो जो ये आपका विटामिन बी1 है जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं, ये आपका रागी में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 दाल में कौन सा एमिनो एसिड नहीं होता है? लाइसिन नहीं होता है, आइसोल्यूसिन नहीं होता है, मिथ्योनिन नहीं होता है या फिर ल्यूसिन नहीं होता है? तो ध्यान रखेंगे कि जो दालों में अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है वो आपका यही है मिथ्योनिन। इसके साथ साथ दो और नहीं पाए जाते हैं, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर छापना। अगर आपने पहले इसका आंसर दिया है तो फिर मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 दालों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? थायमिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन बी नहीं पाया जाता है या फिर नियासिन नहीं पाया जाता है। तो जो विटामिन का दालों में अभाव होता है वो कौन सा विटामिन है? तो वो आपका विटामिन सी होता है। विटामिन सी दालों में नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 20 से 30%, 25 से 35%, 35 से 45% या फिर 45 से 55%। तो ये हम सबका बहुत ही रटा रटाया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। हमने जब सोयाबीन के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी पढ़ा था कि जो आपके सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत पाया जाता है, वैसे तो 43 आपका बार बार आता है, बट कभी ये 45 मतलब 40 टू 45 ये आपका रखता है, अक्सर 40 दे देता है या फिर 43। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एवरेज पूछा जा रहा है तो 35 टू 45% जो है आपका ये सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 है सोयाबीन में वसा की मात्रा कितनी होती है? 10 से 15%, 17 से 22%, 25 से 35% या फिर 30 से 41%। तो सोयाबीन प्रोटीन का एक रिच सोर्स है। सोयाबीन में जो वसा की मात्रा होती है वो 17 टू 22% आपको फैट देखने को मिलता है। कहाँ पर? सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दालों में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? और हम सब जानते हैं कि दाल प्रोटीन का एक रिच सोर्स होता है। 10 से 12%, 12 से 15%, 20 से 25% या फिर 40 से 45% पाया जाता है। तो जो दालों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा आपकी 20 से लेकर 25% पाई जाती है, इतना किसी अनाज में भी नहीं पाया जाता है। जबकि सोयाबीन में आपने देखा ही 43% यानी कि 35 टू 45%, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43 है
दालों में कितना प्रतिशत कार्बोज पाया जाता है? 10 से 20%, 40 से 45%, 55 से 60% या फिर 70 से 75%। तो हमें ध्यान रखना है कि जो दालों में कार्बोज पाया जाता है, दालों में पाए जाने वाले कार्बोज की मात्रा जो होती है, वो 55 से लेकर 60% तक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। दालों में कितना प्रतिशत आपका फैट पाया जाता है? 1 से 2%, 4 से 6%, 8 से 10% या फिर 10 से 15%। तो जो हमारे दाल होते हैं, दालों में जो ये फैट होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। बस 1 से 2% आपको दालों में फैट देखने को मिलता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सोयाबीन में कितनी वसा पाई जाती है? आपको सोयाबीन में वसा की मात्रा बतानी है, आपको फैट की मात्रा बतानी है। क्या ये 10% है, 20% है, 30% है या फिर 40% है? तो जो सोयाबीन में फैट की मात्रा पाई जाती है, वो आपका लगभग 30% पाया जाता है। ठीक? कितना पाया जाता है? लगभग 30% पाया जाता है। ये थे आपके आज के पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन, जिसमें आपने अनाज के बारे में पढ़ा, दाल के बारे में पढ़ा और सोयाबीन के बारे में पढ़ा। ठीक? तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिसमें से उम्मीद है कि जो आपने अभी देखा, ये मक्का, रागी, बाजरा, ये 3 आपके प्रमुख ऐसे ऐसे पॉइंट थे जिनको हमने अपनी थ्योरी की क्लास में डिस्कस नहीं किया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, यही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। मक्के में कौन-सा विटामिन अधिक होता है, कौन-सा विटामिन कम मात्रा में पाया जाता है, कौन-सा प्रोटीन कम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, मिनरल्स सॉरी, ये आपके फैट कितना पाया जाता है, यही सब आपसे पूछे जाएँगे। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि रागी में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो आपके मुख्य मुख्य बिंदु थे, आप इनको कहीं न कहीं ज़रूर नोट डाउन करिएगा। और क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। और लास्ट में मुझे ये भी बताना कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया। ठीक? कम से कम मुझे एक अंदाज़ा तो मिलेगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन नहीं सही कर रहे हैं। और ये जो आज का आपका क्वेश्चन था, अगर आपने चीज़ों को पढ़ा होगा, तभी आप कर पाएँगे, अदरवाइज़ आप तुक्का लगाकर तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका तुक्का लगता होगा तो वो अलग की बात है, ठीक? बाकी अगर ये चीज़ें आपको याद हैं, तभी आप इन्हें कर सकते हैं। तो कल की भी क्लास आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल भी अभी हम कुछ दालों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल हम दूध के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि दूध और दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ, कुछ टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें कल भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन को करने में भी आपको आनंद आ रहा होगा। तो जैसे अगर आपको ये थोड़ी-सी ये दिक्कत हो रही होगी कि हम आंसर कैसे करें, तो हमने आपको बताया कि पेन और नोटबुक आप लेकर बैठा करिए, 1 टू 50 नंबर लिख लिया कीजिए और जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो मैं आपके सामने पढ़ती ही हूँ, देन आंसर देती हूँ, आपको थोड़ा-सा समझाती हूँ, तब तक आप अपना आंसर नोट डाउन कर लिया कीजिए। और लास्ट में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक? और जो भी आपके टॉपिक बच रहे हैं, जो हमने थ्योरी की क्लास में डिस्कस किया है, तो एक बार आप जाकर उन्हें ज़रूर पढ़िएगा, ठीक? ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी भी हो। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं और फिर से एक बार आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जाइए पतंग-वतंग उड़ाइए अगर अभी तक नहीं उड़ाया है और सारा दिन खिचड़ी खाइए, तिलवा का लड्डू खाइए और वो मूँगफली के लड्डू खाइए। यही सब खाइए दिन भर और कुछ मत खाइएगा, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन वगैरह करते रहिए, प्रैक्टिस वगैरह लगाते रहिए, ठीक? Bye bye. Take care.